हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, उसके काउजेस के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर के बारे में और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। और हमने जाना था कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किस तरीके से इंसान को इफेक्ट करता है और उसका प्रोसेस क्या क्या है। तो हम आज इस वीडियो में उसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते किसको हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन वो होता है जो हम पेशेंट के चेहरे पे देख के पता लगा सकते हैं कि उसको क्या हो रहा है, ठीक है। और सिम्टम्स जो है या तो हम पेशेंट से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछें, उसके बाद पता लगता है कि हाँ पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को दर्द हो रहा है या पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सब सिम्टम्स में आ जाते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से सिम्टम आएंगे, एक एक करके हम सारे सिम्टम को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिम्टम जो ट्यूबरकुलोसिस में देखा जाता है वो होता है कफिंग। ये कभी कभी ड्राई देखा जाता है, कभी कभी म्यूकस के साथ देखा जाता है, या तो कभी कभी जो कफ आता है उसके साथ ब्लडी कफ भी आ जाता है। ओके, तो कफ एक बहुत ही बड़ा साइन होता है ट्यूबरकुलोसिस में। अगर हम सेकेंड सिम्टम का बात करें तो वो होता है फीवर्स एंड चिल्स। तो नॉर्मली देखा जाता है जब भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उस समय जो है 101 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग जो है फीवर आता है, जो कि उतना लेवल तक पहुंच जाता है। और ये ज्यादातर रात को देखा जाता है, ठीक है। तो रात के समय जो है फीवर बहुत ज्यादा मात्रा में आता है और उसके साथ साथ जो है चिल्स मतलब ठंड लगती है। तो जब भी बुखार आएगा उसके साथ साथ जो है उसको चिल भी होना शुरू हो जाएगा, ठंड लगना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर नेक्स्ट सिम्टम का हम बात करें वो होता है वेट लॉस, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो जब भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो देखा जाता है अचानक से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो 1 मंथ में जो है 5 to 10 kg वेट लूज हो जाता है। ओके, तो ये सारा सिम्टम जो है देखा जाता है। अगर हम नेक्स्ट सिम्टम का बात करें वो है लॉस ऑफ एपेटाइट। जो पेशेंट होता है उसको भूख लगना बंद हो जाता है, उसे भूख ही नहीं लगता है क्योंकि वेट भी गिर रहा है और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो है भूख लगना बंद हो जाता है, जिसको लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम का बात करें तो वो है फैटिग। फैटिग में क्या होता है, इंसान को जो है बहुत ही थकावट रहेगा, ऐसा लगेगा कि शरीर में जो है एनर्जी का कमी हो गया है, ठीक है। एनर्जी का कमी होना, उसको थकावट रहना, जो कि फैटिग का एक बहुत ही बड़ा लक्षण होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का भी कमी हो जाता है बॉडी में, ऑक्सीजन का भी कमी है, फूड भी सही से नहीं ले रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो इस कारण से जो है फैटिग आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम का बात करें तो वो होता है डायस्पनिया। डायस्पनिया का मतलब होता है ब्रीथलेसनेस या सही से सांस नहीं ले पाना। सांस नहीं ले पाने के कारण क्या होगा, शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो डायस्पनिया एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसमें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। अगर हम नेक्स्ट सिम्टम का बात करें तो वो होता है डिस्पेजिया। डिस्पेजिया क्या होता है, डिस्पेजिया होता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना को निगलते हैं और निगलते समय जो है क्या होगा, पेन होगा, वहां पे इरिटेशन होगा, सही से जो है खाना को हम लोग निगल नहीं पाएंगे। तो ये जो होता है ये होता है डिस्पेजिया। ओके, अगर हम नेक्स्ट सिम्टम का बात करें तो वो होता है हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, बॉडी में या बॉडी के मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। तो शरीर में अगर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे टिश्यू को जो है सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ये होता है, इस टर्म को हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो वो होता है इनलार्ज ऑफ लिम्फ नोड। ओके, तो जैसा कि हम लोग को पता है जब भी ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में जाता है तो धीरे धीरे जो है वो अलग अलग ऑर्गन में फैलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से जो है वो धीरे धीरे लिम्फ नोड में भी फैलना शुरू हो जाता है, जिसमें जो है इनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फ नोड में, या तो स्वेल कर जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा लिम्फ नोड में। तो ये सब जो है सिम्टम देखने को मिलता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट सिम्टम का बात करें तो वो होता है हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस क्या होता है, जो हमारा स्पुटम है उसमें जो है ब्लड का आना। अगर हमारा स्पुटम में ब्लड आएगा तो वो हेमोप्टाइसिस टर्म कहलाता है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम जो है वो हो जाएगा चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस क्यों होगा, क्योंकि हमारा बॉडी में जो है ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो रहा है, एल्वोलाई जो है सही से ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहा है, जिस कारण से हमारा जो मसल्स होगा, चाहे वो हमारा चेस्ट का मसल्स है, वहां पे जो है ज्यादा
ऑक्सीजन के डिफिशियंसी के कारण जो है पेन होना शुरू हो जाएगा, भारी लगना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से चेस्ट टाइटनेस जो है होएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम का बात करें तो वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों होगा? क्योंकि चेस्ट टाइटनेस हो रहा है ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से, यही कारण बनता है चेस्ट पेन का भी। ऑक्सीजन की कमी हो रहा है और भी जो है वहां पे इन्फेक्शन हो चुका है लंग्स के अंदर, तो सिंपल सी बात है वहां पे पेन होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक का बात करें तो वो होता है फनल चेस्ट। फनल चेस्ट में क्या होता है, जो इंसान का छाती है वो फनल शेप्ड का हो जाता है, वो अंदर चला जाता है। ठीक है, ये जो है एक कनेक्टिव डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि जो इंसान का छाती है, इंसान का जो रिब्स होता है, ब्रेस्ट बोन जो होता है वो अंदर चला जाता है। ये सिम्टम जो है ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है कुछ कुछ लोगों में। इसका दूसरा नाम जो है पेक्टस एक्जिवेटम भी होता है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम का बात करें तो वो क्या होता है, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी में क्या होता है, पेशेंट को जो है वो किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, मूडीनेस होता है, उसको मन नहीं लगेगा उसको किसी चीज में। ठीक है, तो छोटी छोटी बात पे वो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिम्टम जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में दिखाई देता है। अगर हम नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम का बात करें तो वो हो जाता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का सिंपल सा मतलब है नींद नहीं आना, लेक ऑफ स्लीपनेस। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज में जो है इंसोम्निया भी देखने को मिलता है, इंसान को सही से नींद नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम का बात करें तो वो है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है, डेट से ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इंसान को जो खाना खाएगा उसमें पचेगा नहीं। ठीक है, खाने का मन नहीं करेगा, डेट्स अल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, उसी के तरह होता है एनोरेक्सिया भी, जिसमें इंसान को खाना नहीं पचता है या और भी बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें शो होते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट सिम्टम का बात करें तो वो होता है वोमिटिंग। तो ऐसे स्थिति में जो है जब भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो इसमें इंसान को वोमिटिंग भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसको डिजीज हुआ है। ओके, तो ये सारा साइन एंड सिम्टम था जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज में देखा जाता है। इसके बाद भी जो है ये सब था कि जब इंसान को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है मेनली रूप से, उस समय देखा जाता है। परंतु जैसा हमने देखा था कि जब भी किसी पर्सन को लंग्स में जो है ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जो है ट्यूबरकल्स का निर्माण करता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन में फैलना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग ऑर्गन में फैलने के बाद कौन कौन से सिम्टम दिखाई देंगे, कौन कौन से साइन शो करेंगे, वो सब हम एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग 4 देखेंगे, जिसमें 4 ऑर्गन है, यूरिनरी सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड ऑर्थो। तो देखते हैं अगर यूरिनरी सिस्टम में ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं या वहीं तक पहुंच जाते हैं तो कौन कौन से सिम्टम दिखाई देंगे। ओके, तो फर्स्ट जो सिम्टम है वो है इडेमा। इडेमा में क्या होता है, नॉर्मली इडेमा का मतलब क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इन एनी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, यहाँ पे इडेमा में क्या होगा, एमोर्फस स्लाइटली इसिनोफिलिक फ्लूइड जो होता है वो वहां पे स्टोर हो जाता है, जिसके कारण से वहां पे फूला फूला सा लगता है। ओके, तो नेक्स्ट होता है ओलिगुरिया। ओलिगुरिया का मतलब क्या होता है, जब भी किसी पर्सन को 400 ml से कम यूरिन आउटपुट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग ओलिगुरिया में मानते हैं। समझे, मतलब कि जब भी किसी पर्सन को जो है 400 ml से कम यूरिन आउटपुट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ओलिगुरिया के कंडीशन में डालते हैं। नेक्स्ट है एनुरिया। एनुरिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन। ओके, इसमें पर्सन को जो है 100 ml से भी कम यूरिन का आउटपुट होता है, 100 ml या 50 ml, ठीक है, इससे भी कम यूरिन का आउटपुट होता है, तो उसको हम लोग एनुरिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है, अगर यूरिन के साथ ब्लड का आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे हेमेचूरिया। सिंपल सा बात है, हेमेचूरिया। ठीक है, तो हेमा का मतलब होता है ब्लड, जब भी यूरिन में जो है ब्लड का आना शुरू हो जाएगा उसको हम लोग हेमेचूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है डायसूरिया। डायसूरिया क्या होता है, जब भी पेशेंट जो है यूरिनेशन करेगा उस समय उसको पेनफुल यूरिनेशन होता है या उसे इरिटेशन होता है, ऐसे यूरिनेशन को हम लोग डायसूरिया कहते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। अगर स्पाइनल कॉर्ड में जो है इन्फेक्शन फैल जाता है ट्यूबरकुलोसिस का, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे उसको देखते हैं। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो फर्स्ट आता है वो होता है नमनेस। नमनेस क्या होता है, नमनेस इज ए फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट। ओके, तो नमनेस में क्या होता है ना, जैसे लगेगा कोई बॉडी है उसका कोई पार्ट जो है ही नहीं, जैसे इंसान को लगेगा कि ये मेरा हाथ जो है, मेरा हाथ है ही नहीं, अगर यहाँ हाथ में नमनेस हो जाएगा तो, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है जब स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन फैलता है। उसके बाद है नेक्स्ट लेस ऑफ सेंसेशन। लेस ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या होता है,
कि बॉडी में जो है ऐसा लगेगा कि कुछ सेंसिटिविटी ही नहीं है, कोई छू रहा है, कोई चुट्टी काट रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है तो उसमें सेंसिटिविटी का लॉस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम का बात करें तो वो है साइड कर्वेचर। साइड कर्वेचर को हम लोग जो टर्म होता है उसको स्कोलियोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इंसान का वो कर्व हो जाता है, वो कर्व हो जाता है, ठीक है। तो कर्व होने के कारण क्या होता है, जो आदमी है वो कुबड़ा जैसा दिखता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये साइड कर्वेचर है, मैं पिक्चर लगा दूंगा उसको देखना। ओके, नेक्स्ट है पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है, जब भी किसी इंसान को पैरालिसिस होता है तो वो अपना बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जो भी उसके ऐसे पार्ट हैं बॉडी का जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो वॉलंटरी है, वो उसको भी मूवमेंट नहीं करा पाएगा, जैसे कि हाथ, पैर, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन का बात देखें तो वो है ब्रेन। अगर ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस का इंफेक्शन फैल जाता है तो कौन कौन से साइन और सिम्टम दिखाई देंगे। ओके, तो यहां फर्स्ट आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वहां का जो ब्लड वेसल्स है वहां पे जो है जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो वहां पे जाम पड़ जाएगा, वहां पे कुछ ब्लॉक हो जाएगा, या तो फिर जो है ब्लड वेसल्स ही ब्रस्ट कर जाएगा। ब्लड वेसल का ब्रस्ट हो जाने के कारण क्या होगा, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा ब्रेन तक जो है, और ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम होता है वो होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी में, ओके, जिस कारण से जो है मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का बात करें तो वो होता है ऑर्थो में। ऑर्थो मतलब बोन। अगर ट्यूबरकुलोसिस जो है बोन तक पहुंच जाए तो कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो सिम्टम मिल रहा है वो है सीवियर ज्वाइंट पेन, ठीक है। तो जैसे ही बोन में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पहुंचेगा तो सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा बोन में। ओके, नेक्स्ट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, दैट्स अ ज्वाइंट पेन। जब भी अर्थराइटिस किसी पेशेंट को होता है, जो बोन का ज्वाइंट होता है, चाहे वो घुटने का हो चाहे वो हैंड का हो, ठीक है, तो यहां पर जो है पेन होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है अर्थरेल्जिया। अर्थरेल्जिया भी जो है अर्थराइटिस के तरह ही होता है, बट यहाँ पे जो पेन होता है वो स्प्रेन, गॉट इन्फेक्शन डिजीज के कारण होता है। ओके, तो ये सारा साइन एंड सिम्टम था जो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है, या तो अदर ऑर्गन में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच हम लोग जान पाते हैं किस कारण के वजह से ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और कौन से पैथोजन से ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस ही है या कोई अन्य डिजीज जो है इसको इन्फेक्शन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरह के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखेंगे और अलग अलग प्रोसेस को देखेंगे जिससे जो है हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को निकाल पाते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट आएगा वो दो आएगा, जो है फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन एंड सेकेंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन। कोई भी डिजीज हो, दो प्रोसेस जो है जरूर अपनाया जाता है, फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन एंड सेकेंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे, फर्स्ट क्या पर्सन आईवी ड्रग अब्यूज करता है, ये हिस्ट्री को देखना होता है, ठीक है। आईवी ड्रग अब्यूज क्या होता है, जो पर्सन होता है वो इंट्रावेनस ड्रग के माध्यम से जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग होते हैं जो लेते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है क्या पेशेंट स्मोकिंग करता है, या जो पेशेंट है इधर हाल फिलहाल में ही जो है वो किसी क्राउडेड प्लेस से जो है घूम के आया है, क्योंकि हम लोग रिस्क फैक्टर में देखे थे क्राउडेड प्लेस में ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग पेशेंट का वर्किंग प्लेस देखेंगे, क्या पेशेंट का जो वर्किंग प्लेस है कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां पे जो है क्राउड ज्यादा है या वहां पे ट्यूबरकुलोसिस फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट जो है पेशेंट के सिम्टम को ही पूछेंगे कि हो सकता है पेशेंट में जो है ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम्स हो, साइंस हो जो दिख रहा हो, तो ये सब भी हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन में जान लेंगे। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन का बात करें तो यहाँ पे पेशेंट का वेट, हाइट, टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये सब चीज का जो है हम लोग डिटेल ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रोसेस है जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है। ओके, तो नेक्स्ट है क्या ट्यूबरकुलाइन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलाइन स्किन टेस्ट क्या होता है, पहले ये जान लो, डेट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच आर गिवन इन आवर सिलेबस। ओके, और ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, जिसको हम लोग मोन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो मोन्टेक्स टेस्ट को जो है
हम लोग पीपीडी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लाइन स्किन टेस्ट को पीपीडी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो हम लोग पीपीडी क्यों कहते हैं, इसके पीछे का भी रीजन है। जो ट्यूबरक्लाइन स्किन टेस्ट होता है उसमें जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो केमिकल जो है उसी प्रोटीन से बना होता है, जो प्रोटीन जो है ट्यूबरक्लोसिस फैलाने वाले बैक्टीरिया में होता है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसी प्रोटीन से जो है ट्यूबरक्लाइन स्किन टेस्ट का केमिकल्स बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये जो इंजेक्शन जो है जो ट्यूबरक्लाइन स्किन टेस्ट में दिया जाता है, ये 0.5 ml जो है आर्म में दिया जाता है, 4 आर्म में, वो भी इंटरडर्मली, लगभग यहाँ पे, ठीक है, पोस्टीरियर नहीं, सिर्फ इंटीरियर, आगे का हिस्सा में जो है 0.5 ml इंटरडर्मली दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड मार्क ए सर्कल इन इंजेक्टेड प्लेस। जहां भी इंजेक्शन दिया जाएगा वहां पे हम लोग मार्क कर देंगे। ओके, और वहां पे एक घेरा लगा देंगे, उसके बाद वहां पे डेट लिख देंगे और वहां पे जो है टाइम लिख देंगे, किस समय जो है ये इंजेक्शन वहां पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि ये जो टेस्ट होता है ये लगभग 2 या 3 दिन के बाद रिजल्ट देता है, लगभग 48 to 72 आवर्स। ठीक है, तो इस टेस्ट को रिजल्ट पाने के लिए 48 to 72 आवर्स जो है हम लोग को इंतजार करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी जो है पेशेंट को ये टेस्ट के लिए इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद 42 to 72 आवर बाद जो है वहां पे एग्जामिन किया जाता है कि जो हमने रेड घेरा लगाया था, जो हमने घेरा लगाया था जहां पे इंजेक्शन दिया था, क्या वहां पे बम्पीनेस आया है, क्या वहां पे स्किन उठा है। ठीक है, स्किन उठा है तो कितना उठा है। ओके, ये सारा चीज का जो है हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड मेजर द डायमीटर ऑफ इंड्यूरेशन। जो वहां पे उठ गया है, जो राइज हो गया, जो इंड्यूर हो गया है, उसको हम लोग नापेंगे मशीन से। ओके, उसके हिसाब से हम लोग पता करेंगे क्या इस पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके भी एक मापने का क्राइटेरिया होता है, तो हम लोग उस क्राइटेरिया को देखते हैं। तो अगर बम्पीनेस जो है, अगर जो राइज हुआ है जो स्किन वो 5 mm या उसके करीब है, ठीक है, जो स्किन राइज कर गया है अगर वो 5 mm है या उसके करीब है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये चांस बनता है कि हाँ वो पॉजिटिव हो सकता है। इट्स मे बी पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु अगर बम्पीनेस जो है 10 mm है या उसके करीब है तो थोड़ा चांस बनता है कि हाँ उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ होगा या हो सकता है। ओके, परंतु अगर बम्पीनेस जो है 15 mm और उससे ज्यादा है तो ये एक स्ट्रोंगली साइन है कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि 5 mm है तो लिटिल पॉजिटिव होने का चांस हो सकता है, अगर 10 mm है तो भी एक हद तक चांस है कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, और अगर 15 mm का डायमीटर हो गया है तो स्ट्रोंगली है कि हाँ उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें 2 तरह के पॉइंट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव पीपीडी रिएक्शन एंड फॉल्स नेगेटिव पीपीडी रिएक्शन। ये दोनों टर्म क्या होता है, जो फॉल्स पॉजिटिव पीपीडी रिएक्शन होता है उसका मतलब होता है पर्सन को जो है ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, परंतु जो ट्यूबरक्लाइन टेस्ट हो रहा है उसमें जो है पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब भी जो है किसी पर्सन को मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जैसे ही जो है मायोबैक्टीरिया इन्फेक्शन कर दिया हो। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरिया है वो एक फैमिली है, तो अगर उसी फैमिली के कोई अदर माइकोबैक्टीरिया जो है उसको इन्फेक्ट कर दिया हो तो ऐसा चांस है कि पर्सन का ट्यूबरक्लाइन टेस्ट जो है पॉजिटिव दिखा सकता है। यह पर्सन हाल फिलहाल में जो है बीसीजी इम्यूनाइजेशन करवाया हो, वैक्सीनेशन करवाया हो। ओके, तो ज्यादा चांस है कि उसमें जो है ट्यूबरक्लाइन टेस्ट पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है फॉल्स नेगेटिव पीपीडी रिएक्शन। ये क्या होता है, मतलब पर्सन के शरीर में ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, परंतु जब ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करवाया गया, ट्यूबरक्लाइन टेस्ट करवाया गया, उसमें जो है वो निगेटिव दिखा है। ओके, ये कब होता है, ये पर्सन इन्फेक्टेड रिसेंटली, अगर जो है पर्सन को रिसेंटली जो है ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो ऐसा चांस में जो है वो निगेटिव दिखा सकता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे, जो स्टेजेस पढ़े थे ट्यूबरकुलोसिस का, 3 स्टेज पढ़े थे, जिसमें पहला था प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंड था लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस और थर्ड क्या था, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जब ऐसा चीज होगा तो उसमें जो है निगेटिव होने का चांस हो सकता है। ओके, तो ये सब सारा था ट्यूबरक्लाइन स्किन टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखते हैं, जो है चेस्ट एक्सरे।
चेस्ट एक्सरे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है ट्यूबरकुलोसिस में। इस एक्सरे में देखा जाता है कि जो चेस्ट है उसमें ट्यूबरकल्स बना है कि नहीं बना है, या कुछ फाइनिंग है वो भी जो है उसमें दिख जाता है। तो चेस्ट एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का बात करें तो वो हो जाता है क्या, स्पुटम टेस्टिंग। तो स्पुटम टेस्टिंग जो है एक रिलिएबल टेस्ट है जिसपे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा स्पुटम है वो पूरा एयरवे से होके ब्रोंक्यूल से होते हुए और जो है एयरवे से होते हुए जो है मुंह तक आता है। तो जितना भी इन्फेक्शन लंग्स में होता है वो सारा इन्फेक्शन या वो जो बैक्टीरिया है वो स्पुटम में पाने का चांस जो है मिल सकता है। ओके, तो इसको भी दो तरह से टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है कल्चर टेस्ट, ओके, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। जो स्पुटम है उसको लेकर के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में क्या करते हैं, जो हमारा स्पुटम है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में जो है स्लाइड में रख के चेक करते हैं कि उसमें जो है बैक्टीरिया है कि नहीं है। अगर उसमें मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रहेगा वो उसमें दिख जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कल्चर टेस्ट, जो हमारा बैक्टीरिया है उसको अलग अलग कल्चर में रख करके जो उसको ग्रो करवाया जाता है, और उसके बाद जो है उसमें कौन सा एंटीबायोटिक जो है उसमें सूट करेगा उस हिसाब से उसको देख के देखा जाता है। उसके बाद जो है उसके हिसाब से पेशेंट को जो है मेडिसिन दिया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का थर्ड। अगर फोर्थ का बात करें तो वो आता है स्पायरोमेट्री टेस्ट। स्पायरोमेट्री टेस्ट में क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें 3 बल्ब होते हैं। ओके, उसमें जो है पेशेंट जो है एक बार में कितना ज्यादा अमाउंट में एयर जो है एक्सहेल पा रहा है, ठीक है, एक्सहेल मतलब बाहर निकाल पा रहा है, इस चीज को चेक कर पाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो पर्सन है उसका लंग का कैपेसिटी कितना है। ओके, फिफ्थ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होगा वो हो जाएगा क्या, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, ये एक जो है नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें पर्सन का जो है लंग का कैपेसिटी, ओके, लंग का वॉल्यूम, कितना गैस एक्सचेंज कर पा रहा है, उसका रेट ऑफ फ्लो कितना है, ये सब सारा चीज जो है लंग्स के बारे में हम लोग को पता चलता है, ठीक है। इसलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। तो ये सब जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था जो हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में देखते हैं, जिसके वजह से जो है हम लोग जान पाते हैं कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस ही है या कोई अन्य डिजीज है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो है हम लोग अलग अलग मेडिकल ट्रीटमेंट को देखते हैं, अलग अलग मेडिसिन को देखते हैं और तरीका को देखते हैं जिससे हम लोग डिजीज को ठीक कर पाए। ओके, तो हम लोग मेडिसिन को जानने से पहले जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना है जो कि हमारे सिलेबस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो होता है डोट। ओके, डोट क्या है, डोट को नॉर्मली अगर हम इसको फुल फॉर्म को देखें तो इसको कहा जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, ठीक है। इसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, मेनली गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है, और अलग अलग पीएससी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डोट सेंटर खोला जाता है जिसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस का इलाज किया जाता है। ओके, यहाँ पे जो है पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड सारे मेडिसिन दिए जाते हैं, सारे न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेडिसिन होता है वो किस तरीके से काम करता है, कितना लेना होता है। ओके, तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसका मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो लगभग 6 महीने का होता है, मिनिमम 6 महीने का होता है। ओके, और जो है ये डिपेंड करता है पर्सन के सेवियरिटी ऑफ डिजीज का, कितना डिजीज जो है ज्यादा गहरा है। ओके, नेक्स्ट है इफ पर्सन डोंट टेक मेडिसिन प्रॉपरली देन पर्सन गेट रेसिस्टेंट टू दैट मेडिसिन। अगर पेशेंट जो है 6 मंथ तक लगातार मेडिसिन नहीं लेता है, बीच में ही मेडिसिन को छोड़ देता है, तो ज्यादा चांस है उस मेडिसिन के प्रति जो है पर्सन के बॉडी में रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही पर्सन के बॉडी में रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा वैसे ही वो दवाई जो है अगर फिर से पर्सन लेना चाहे तो वो दवाई पर्सन के बॉडी में काम नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो पर्सन को जो है मेडिसिन 6 मंथ तक रेगुलर लेना ही होता है। तो अगर क्या होगा, अगर जो है 6 महीना तक मेडिसिन नहीं लिया और बीच में ही मेडिसिन को रोक दिया, तो फिर से जो नेक्स्ट मेडिसिन होगा वो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग लेना पड़ता है जो कि 9 मंथ का होता है, 13 मंथ का होता है, या तो 30 मंथ तक का भी लेना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सो टेकिंग फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन वेरी नेसेसरी। तो जो मेडिसिन है उसका फुल कोर्स लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ड्रग विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो जो ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी कहते हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है डॉट सेंटर में, जैसा कि हम बता चुके हैं। और ये जो है ड्रग मेडिकल सुपरवाइजर के सुपरविजन में रख के दिया जाता है ताकि कोई पर्सन जो है जो पूरा कोर्स है उसको रोके नहीं, वो पूरा खाए मेडिसिन को, ताकि जो है वो ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज से जो है छुटकारा पा सके। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में जानते हैं, कौन कौन से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट आ जाता है फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड आ जाता है सेकेंड लाइन ड्रग। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होता है और सेकेंड लाइन ड्रग क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग उसके लिए होता है जिसको फर्स्ट टाइम ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या जो पहले जो है ट्यूबरकुलोसिस के मेडिसिन को नहीं खाया है, मींस जिसमें जो है फर्स्ट लाइन ड्रग के मेडिसिन का रेसिस्टेंट पहले से बॉडी में नहीं हुआ हो, उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग दिया जाएगा। ओके, तो इसमें जो है कुछ मेडिसिन आते हैं जैसे कि आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इस कम से कम इस पांचों मेडिसिन को तो याद रखना ही रखना है। ओके, जैसे आइसोनियाजिन है वो 5 mg पर kg पर डे जो है ओरली या इंट्रामस्कुलर दिया जाता है पेशेंट को। ओके, तो 5 mg पर kg पर डे का मतलब क्या है, तो अगर पर्सन का वेट जो है 50 kg है तो 50 × 5 125 mg जो है पर्सन को वन डे में दिया जाएगा, चाहे वो ओरली लिया जाए या इंट्रामस्कुलर लिया जाए। ओके, उसी तरह रिफाम्पिसिन है, इसको 10 mg पर kg पर डे दिया जाएगा। पीओ का मतलब होता है पर ओरल। ठीक है, इथाम्बुटोल को जो है 20 mg पर kg पर डे दिया जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन को 15 mg पर kg पर डे दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर। ठीक है, और पायराजिनामाइड को जो है 20 mg पर kg पर डे दिया जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, इसको याद करना है और इसको याद करने के लिए कुछ न्यूमेनिक्स है जो हम बनाए हैं, इसको देखो। ओके, तो ये है आई रियली इंजॉय स्टडिंग पेशेंट्स प्रॉब्लम। इसमें जो है तुम याद कर सकते हो, अगर इस लाइन को याद रखते हो आई रियली इंजॉय स्टडिंग पेशेंट्स प्रॉब्लम, तो आई से आइसोनियाजिन आ जाएगा, रियली का आर से रिफाम्पिसिन आएगा, इंजॉय का ई से इथाम्बुटोल आएगा, स्टडिंग का एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा एंड पेशेंट प्रॉब्लम से पायराजिनामाइड आएगा। तो ये था याद करने का तरीका, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग क्या होता है, अगर पर्सन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ले चुका है और वो लेते लेते बीच में छोड़ दिया तो उसके प्रति जो है बॉडी में क्या होगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा। रेसिस्टिविटी जैसे ही पर्सन के बॉडी में होगा तो पेशेंट में जो है अगर फिर से फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग लेना शुरू करेगा तो उसमें जो है काम नहीं करेगा। तो वैसे पेशेंट को जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं दिया जाता है, उसे सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग दिया जाता है। ओके, इसमें कुछ ड्रग आ जाएगा जैसे कि एमिकासिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स एंड लेवोफ्लोक्सासिन, ये सब कुछ मेडिसिन है, इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ओके, अगर हम इसमें जो है कुछ पॉइंट्स है जो कि नोट करने लायक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये सब ड्रग जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट रखते हैं, इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, जिसके वजह से जो है मेडिकल असिस्टेंट के द्वारा एडवाइस दिया जाता है पेशेंट को सही से न्यूट्रिशन लेने के लिए। ओके, इसके लिए जो है डॉट सेंटर में पेशेंट को कुछ मनी भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो सही से न्यूट्रिशन ले सके। ओके, तो ये पॉइंट था नोटेड करने के लिए कि न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है जब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन जो है चल रहा हो। ओके, तो यहाँ तक हम लोग जो है मेडिकल मैनेजमेंट को देखे थे कि किस तरीके से जो है मेडिकल मैनेजमेंट होता है, उसमें कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, डोट क्या है, डोट का काम क्या है, ये गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, वैसा मैनेजमेंट जो नर्स के द्वारा दिया जाए, किसको, पेशेंट को, ताकि उसका सिम्टम कम हो सके या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो सिम्टम है उसमें कमी आ सके। तो हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो आता है टीच एंड इनकरेज गुड हैंड वॉशिंग टेक्निक टू रिड्यूस नोजोकोमियल रिस्क फैक्टर। जो पेशेंट है, जो उसके केयर गिवर हैं, उसको सही से जो है हैंड वॉश करने के लिए सिखाना है, हैंड वॉश टेक्निक को सिखाना है, ताकि जो नोजोकोमियल रिस्क है, वैसे इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में फैलते हैं, वो सारा रिस्क से जो है
बचा जा सके। ओके, उसमें जो है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को जो है दिया जाता है सारे केयर गिवर को और पेशेंट को भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो वो है मेंटेन स्टेराइल सक्शनिंग टेक्निक। अगर पेशेंट को जो है सक्शनिंग किया जा रहा है, सक्शनिंग क्या होता है, जो कफ जमा हो जाता है उसके मदद से सारा कफ को निकाला जाता है। ओके, तो अगर सक्शनिंग किया जा रहा है तो उस सारे टेक्निक को स्टेराइल करके रखना है। ओके, नेक्स्ट है मेंटेन और लिमिट विजिटर। हम लोग जो है ज्यादा विजिटर जो है जो पेशेंट से मिलने के लिए आएगा, जो उसका फैमिली आएगा, उसको ज्यादा मिलने से रोकना है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ज्यादा चांस है कि वो दूसरे को भी फैल सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन टू इंप्रूव रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन। जो पेशेंट है उसको सही से हाइड्रेट करना है, सही से वाटर अवेलेबल करवाना है और सही से न्यूट्रिशन देना है, ताकि जो इन्फेक्शन है उसको फैलने का रिस्क जो है कम हो सके और डिजीज जो है बहुत ज्यादा हद तक नहीं फैले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एंजाइटी रिलेटेड मिसकंसेप्शन। बहुत सारे पेशेंट को जो है एंजाइटी हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये डिजीज जो है ठीक होएगा या नहीं होगा, ये डिजीज जो है बहुत ज्यादा लंबा चलेगा, हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारा एंजाइटी होता है, सोसाइटी से भी बहुत कुछ सुना होता है, इसके वजह से जो है उसको मिसकंसेप्शन होता है और एंजाइटी होता है। इस चीज के लिए पेशेंट को जो है नर्स के द्वारा जो है साइकोलॉजिकली जो है सपोर्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है प्रोवाइड कवर्ड कंटेनर फॉर स्पुटम एंड रिप्लेस देम फ्रीक्वेंटली टू एलिमिनेट स्मेल फ्रॉम पेशेंट एनवायरनमेंट। जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है उसको जो है स्पुटम बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो ड्राई आए, चाहे वो वेट आए, चाहे वो ब्लडी आए। ओके, तो इसके लिए जो है उसको एक स्पुटम कंटेनर दिया जाता है जिसमें वो स्पुटम रखे और साइड कर दे, ताकि जो स्पुटम का दुर्गंध जो है, स्मेल जो है, वो उसके तरफ नहीं फैला रहे और पेशेंट के एनवायरनमेंट को जो है सही रखे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वी शुड इनकरेज और टीच अबाउट फ्रीक्वेंट ओरल केयर। ठीक है, जो पेशेंट है उसको हमें सिखाना है और जो है इनकरेज करना है सही से ओरल केयर करने के लिए, मुंह धोने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नर्स शुड इनकरेज द पेशेंट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर देम होनेस्टली। नर्स को जो है पेशेंट को इनकरेज करना है कि पेशेंट जो है इस डिजीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करे, उसके बारे में जाने, ताकि जो है वो क्या हो, ज्यादा एंजाइटी नहीं हो, उसको साइकोलॉजिकली जो है सपोर्ट मिल सके। ओके, तो ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो नेक्स्ट जो होता है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, जो नर्स जो है पेशेंट के अलग अलग सिम्टम जो अभी दिख रहे हैं उसके हिसाब से डायग्नोस करता है कि अभी इसको क्या करना चाहिए, या अभी इसमें से कौन कौन से कंडीशन शो कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है वो अलग अलग तरह का प्रोसेस अपनाते हैं उसको कम करने के लिए, सिम्टम्स को कम करने के लिए। ठीक है, तो जहां पे फर्स्ट पॉइंट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का, वो क्या है, रिस्क फॉर स्प्रेड इन्फेक्शन रिलेटेड टू एन एडिक्वेट प्राइमरली डिफेंस मैकेनिज्म, माल न्यूट्रिशन, लेक ऑफ नॉलेज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पैथोजेन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, या माल न्यूट्रिशन के वजह से, या लेक ऑफ नॉलेज के वजह से, या जो है जो एक्सपोजर ऑफ पैथोजन है उससे वो अवॉइड कर रहा है, जिसके वजह से जो है इन्फेक्शन का फैलने का ज्यादा चांस जो है बढ़ जाता है। ये नर्सिंग डायग्नोस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू थिक ब्लडी स्पुटम फैटिग। तो जो स्पुटम है जो कि थिक है, ब्लडी है और शरीर में जो है क्या है, कमजोरी है, जिसके वजह से जो है जो पर्सन है वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है, जो एयरवे है उसका वो इनइफेक्टिव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो देखें तो इन बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू फैटिग, एनोरेक्सिया, डायस्पनिया, स्पुटम प्रोडक्शन, परसिस्टेंट कफिंग। ओके, तो जो फैटिग हो चुका है, शरीर थकान हो चुका है, जो कमजोर हो चुका है, और एनोरेक्सिया भी है। क्या होता है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायस्पनिया सही से सांस नहीं ले पा रहा है, या स्पुटम प्रोडक्शन के वजह से जो है, या परसिस्टेंट कपिंग के वजह से जो है क्या हो रहा है, वो सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, इसलिए शरीर में जो है इनबैलेंस न्यूट्रिशन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो वो होता है डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड। जो पेशेंट है उसको जो है डिजीज के कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा उसको कुछ भी मालूम नहीं है, और अपना सेल्फ केयर कैसे करना है, उसका नीड्स क्या है, वो सब चीज का जो नॉलेज है उसमें डिफिशिएंट है, उसका कमी है। ओके,
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एंजाइटी रिलेटेड मिसकंसेप्शन। ठीक है, तो जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, क्योंकि जो है उसको पहले से पता चल चुका है, चाहे वो मिसकंसेप्शन हो गया है कि टीबी ठीक नहीं होता है, टीबी जो है क्यूरेबल नहीं है, जिसके वजह से जो है उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगा। ओके, तो ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फैटिग, अल्टर न्यूट्रिशन एंड फीवर। जो पेशेंट है उसमें बहुत सारा थकान हो चुका है, फैटिग हो चुका है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का कमी हो चुका है, या तो फीवर हो गया जिसके वजह से जो है वो किसी भी तरह का काम करने में सक्षम नहीं है। तो ये सारा नर्सिंग डायग्नोसिस था जो हम लोग जाने इस वीडियो में। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट किए, जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये सब सारे चीजें को कंप्लीट किए, जिसमें नर्सिंग डायग्नोसिस भी देखे, नर्सिंग मैनेजमेंट भी देखे हैं। ओके, तो आपको कितना समझ में आया नीचे कमेंट जरूर करना है और बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना हेल्पफुल हुआ। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके, तो थैंक यू।